Hello everyone and welcome to Class Chapter by the Legal Project. I am Advocate Saurabh Karthike and I hope that you all are in good health. तो आज हम सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट पढ़ने वाले हैं। केस का नाम है हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया है। तो इस केस को डिटेल में समझना एक लॉ एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। आपने रील्स वगैरह में तो देख लिया होगा, पर डिटेल में आज हम इस केस को प्रॉपरली समझेंगे। और इस केस को समझने के बाद मैंने एक पैराग्राफ, जैसा कि क्लैट में सवाल आता है वैसा ही पैराग्राफ मैंने इस पीडीएफ के एंड में डाला है और उस पैराग्राफ के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी डाले हैं। तो एक बार मैं आपको केस समझाऊंगा कि क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, और लीगल जार्गन्स, जो लीगल पैरालेंस में जो बात की जाती है, वो सारे शब्दों के मतलब मैं आपको बताऊंगा, ताकि कभी आपके पास में ऐसा सवाल क्लैट में आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर पाए। देखिए, क्लैट का जो सिलेबस है अब ऐसा हो गया है दैट एनीथिंग माइट कम। ऐसा कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं रहा है उसका। नाउ इट हैज बिकम एवरीथिंग अंडर द सन, बट एवरीथिंग अंडर द सन इज एक्चुअली वो जो कि जनरली कभी न्यूज़पेपर में या न्यूज में रहा है। तो जो भी आप करंट अफेयर से रिलेटेड रखेंगे, जानेंगे, तो वही आपको आगे जाके क्लैट के पेपर में मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग कि ये ही सवाल आ जाएगा या फिर इसी पैराग्राफ में से आ जाएगा, इसी केस में से आएगा। हाँ, चांसेस हैं, लेकिन धीरे धीरे ही आपको ये हैबिट डालनी पड़ेगी कि आप कैसे किसी पैराग्राफ को लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में पढ़ के उसे कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं और उसका आंसर कितने अच्छे से कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए तो चालू करते हैं। केस का नाम मैंने आपको बता दिया है, पैसिव यूथनेशिया के बारे में बात करता है ये केस, हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2026। फैक्ट्स तो वैसे आपको थोड़े से पता है, लेकिन फैक्ट्स हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो बेसिक चीज बोली है वो डिस्टिंक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिव यूथनेशिया पे, पैसिव यूथनेशिया पे। यूथनेशिया समझिए पहले, सबसे पहले तो यूथनेशिया का मतलब क्या होता है। यूथनेशिया का मतलब होता है मर्सी किलिंग। जनरल लेमैन टर्म में यूथनेशिया का मतलब होता है मर्सी किलिंग। ठीक है, कि कोई इतने दर्द में है कि उस पे दया करके, उस पे रहम करके, उस पे मर्सी करके उसे मौत दी जा रही है। तो यूथनेशिया का मतलब मर्सी किलिंग होता है। उसके बाद एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया क्या होता है। एक्टिव यूथनेशिया का मतलब होता है जो कि पहली बात तो इलीगल इन इंडिया है। ठीक है, भारत में इलीगल है ये पैसिव यूथनेशिया, सॉरी एक्टिव यूथनेशिया। एन इंट्रूसिव एक्ट वेयर अ डॉक्टर डेलिबरेटली इंटरवीन्स टू एंड द लाइफ। इंट्रूसिव एक्ट का क्या मतलब है कि इंजेक्शन वगैरह डाल रहे हैं, शरीर में कुछ डाल रहे हैं, हो सकता है माउथ के थ्रू डाल रहे हो सकता है इंटरवीनस ड्रग्स के थ्रू डाल रहे हो। तो एक इंट्रूसिव एक्ट होता है। इंट्रूसिव एक्ट वेयर डॉक्टर डेलिबरेटली intervenes to end life. Example, administration of lethal injection. The cause of death is injection and not the disease. ठीक है, कि हम जानबूझ के कोई इंजेक्शन दे रहे हैं किसी व्यक्ति को ताकि उनकी मृत्यु हो जाए, ताकि मर्सी किलिंग उन्हें दे दिया जाए। इसे कहते हैं एक्टिव यूथनेशिया, कि हम कुछ काम कर रहे हैं उस पे। ठीक है, और जो डेथ का कॉज होता है वो एक्चुअल डिसीज नहीं होता है। डेथ का कॉज होता है कि हमने आपको लीथल इंजेक्शन दिया था, वो ये होता है एक्टिव यूथनेशिया। अब आइए देखते हैं पैसिव यूथनेशिया क्या है। पैसिव यूथनेशिया का मतलब होता है ये लीगल है इन इंडिया, ये लीगल है और ये इलीगल है। द विथड्रॉल, स्टॉपिंग और विथहोल्डिंग of medical treatment that is artificially prolonging life। पर्टिकुलर केस में, हरीश राणा जी के केस में क्या हो रहा था कि वो सिर्फ जीवित तो थे परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में, लेकिन उन्हें खाना दिया जा रहा था, इसलिए ही वो बस जीवित थे। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि स्टेट में थे क्या नहीं थे, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन ये होता है एक्टिव यूथनेशिया, कि जो उनको खाना दिया जा रहा था, जिसे CANH, क्लिनिकली एडेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस चीज को रोक दिया जाए। अब आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अगर किसी को खाना ना दिया जाए तो वो तो और तड़प के उनकी मृत्यु होगी, है ना। ठीक है, बहुत सही सवाल है आपका। तो इस सवाल का जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जजमेंट में दिया है, और मैं भी आपको समझाऊंगा कि इस चीज से कैसे बचा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये आप एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया में फर्क समझ गए होंगे। एक्टिव में जहां पे इंजेक्शन दी जा रही है और कॉज ऑफ डेथ जो होता है वो एक काम जो किसी बाहर के इंसान ने किया है वो होता है। और पैसिव यूथनेशिया में जो सिस्टम, जो मेडिकल सिस्टम आपको सपोर्ट कर रहा था लाइफ के लिए, आपको जीवित रख रहा था जो मेडिकल सिस्टम, उस मेडिकल सिस्टम को, उस मेडिकल ट्रीटमेंट को रोक लिया जाता है, विथड्रॉ कर लिया जाता है, उसे कहते हैं पैसिव यूथनेशिया। ठीक है, आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। टाइमलाइन, द पाथ ऑफ 2026 जजमेंट। देखिए, ऐसा है कि 3 दशकों से ये बात चल रही थी कि यूथनेशिया भारत में चलता है कि नहीं। तो 3 दशकों से कौन कौन से केसेस थे, आप सिर्फ एक बार सुन लीजिए, रह लीजिए मेरे साथ में। दिस इज प्रिल्यूड, दिस इज प्रिलिमिनरी थिंग्स। जब आप लॉयर बन जाएंगे तो आपको ऐसे ही पढ़ना है और आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कहां पे क्या हुआ था। सिर्फ इसलिए मैं लाया हूं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं
कि क्या था क्या नहीं था। तो 1996 मैंने आपको बोला 3 दशकों से चल रहा है, 2026 चल रहा है, उसके पहले 2016 निकल गया, 2006 निकल गया, और 1996 में सबसे पहला केस आया था जियान कौर में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था आर्टिकल 21 में। देखिए आर्टिकल 21 से अभी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ रहा हूं कि आर्टिकल 21 माइट बी वेरी न्यू फॉर यू, डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। देखिए आप सिर्फ मेरे साथ रहिए, जो चीजें हो रही है उसे सुनते रहिए, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। बहुत बड़ा राइट होता है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट सेक्रोसैंक्ट होते हैं कि सरकार कुछ भी कर ले, सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती और कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकती है जिससे आपका या किसी भी इंसान का फंडामेंटल राइट, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट, वो इन्फ्रिंज हो सके। ठीक है, तो राइट टू लाइफ, मेरे जीने का अधिकार, एक फंडामेंटल राइट है ऑफ कोर्स। और पर्सनल लिबर्टी कि मैं क्या डिसीजन लेता हूं, वो भी मेरा पर्सनल अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है, ऑलरेडी संविधान में लिखा हुआ है। तब जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 में ये मैटर उठा था कि आर्टिकल 21 में अगर राइट टू लाइफ है तो राइट टू डाई भी होना चाहिए, क्योंकि जनरली फंडामेंटल राइट्स को ऐसे माना जाता है कि अगर आपके पास में एक पॉजिटिव राइट है, जैसे कि अगर आपके पास में बोलने का अधिकार है तो आपके पास में चुप रहने का भी अधिकार है। वैसे ही एक इंसान, जो वकील साहब आए कोर्ट के सामने, उन्होंने बोला कि सर जैसे आपके पास में बोलने का अधिकार है तो उसके साथ में चुप रहने का अधिकार अपने आप आता है, वैसे ही अगर आपके पास में राइट टू लाइफ का अधिकार है तो यू शुड हैव द राइट टू डाई एज वेल, कि आपके पास मरने का भी अधिकार होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, आपके पास मरने का अधिकार नहीं है आर्टिकल 21 में। लेकिन ये मैं 1996 की बात कर रहा हूं, 30 साल पहले की बात कर रहा हूं। अभी आप समझिए कि ग्रोथ कैसे होगी। तो ये तो हो गया 30 साल पहले की। उसके बाद 2011 में एक अरुणा शानबाग केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को पहली बार अलाउ कर दिया। बोला कि पैसिव यूथनेशिया अलाउ कर देंगे, लेकिन उस बार दिया नहीं, उस बार अलाउ ये नहीं किया, उस बार अलाउ कर दिया कि हाँ भारत में अब से पैसिव यूथनेशिया हो सकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में, अरुणा शानबाग केस में, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला था कि आपको मिल जाएगा पैसिव यूथनेशिया। ठीक है, तो पैसिव यूथनेशिया को सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार 2011 में अलाउ कर दिया फॉर द फर्स्ट टाइम, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस फॉर पेशेंट्स इन परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट। परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है, परमानेंट, देखिए परमानेंट लगा हुआ है उसके सामने, परमानेंट इसलिए लगा हुआ है क्योंकि डॉक्टर्स डिसाइड कर लेते हैं, डॉक्टर्स आपका ट्रीटमेंट देखने के बाद ये बता सकते हैं कि ये व्यक्ति कभी भी इस स्टेट से बाहर नहीं निकल पाएगा, ये व्यक्ति हमेशा ऐसे ही जीवित रहेगा, हो सकता है लाइफ सपोर्ट सिस्टम में ही जीवित रहेगा, इसका कोई भी उम्मीद नहीं है कि ये वापस से कभी चल फिर पाएगा, समझ पाएगा क्या हो रहा है इसके आसपास, बोल पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। इसलिए डॉक्टर्स उसको टर्म देते हैं परमानेंट, हमेशा के लिए वेजिटेटिव स्टेट। ठीक है, तो इस केस में 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अलाउ कर दिया, ये भी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद 2018 में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड राइट टू डाई विद डिग्निटी। ये वाली चीज एक इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट टू डाई विद डिग्निटी। ये अभी भी बात हुई है इसकी, राइट टू डाई विद डिग्निटी एज अ फंडामेंटल राइट। इट लीगलाइज्ड एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स, इसे लिविंग विल कहते हैं, लिविंग विल। जैसे विल पता है आपको कि अगर कोई जा रहा है दुनिया छोड़ के, जैसे आपके दादाजी परदादाजी कभी गए होंगे, मतलब स्वर्गवास हुआ होगा उनका, तो वो विल छोड़ के जाते हैं कि मेरे मरने के बाद में, मेरी मृत्यु के बाद में मेरी संपत्ति या मेरी चीजों का हकदार ये होगा, ये वाली चीज इसको मिल जाएगी, तो वो जनरल विल है। ये लिविंग विल, एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स क्या होता है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ गई कि अगर मैं मेरी सहमति देने के काबिल नहीं हूं, तो फिर मैं इस पर्टिकुलर इंसान को, मेरे पिताजी को, मेरी माताजी को, मेरे भाई को, बहन को, मेरे बेटे को या मेरी वाइफ को या मेरे हस्बैंड को ये अधिकार देता हूं कि ये व्यक्ति मेरे लिए डिसाइड कर सकता है, मेरे लिए फैसला कर सकता है कि मेरा ये सपोर्ट जो है, मेडिकल सपोर्ट जिससे मेरी जीवन को जो है लंबा किया जा रहा है, प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, उसे बंद कर दिया जाए, उसे विड्रॉ कर लिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में अलाउ कर दिया था। डिक्लेयर राइट टू डाई विद डिग्निटी इज अ फंडामेंटल राइट, मतलब डिग्निटी मतलब गरिमा से, मर्यादा से आपको जाने का अधिकार है। राइट टू डाई विद डिग्निटी क्या होता है वो भी मैंने इसमें समझाया हुआ है, थोड़ी देर और रहिए साथ में, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ठीक है, चलिए हमने लिविंग विल देख लिया, एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स। देखिए ये एक एक टर्म आता जा रहा है ना, आपको एक एक टर्म समझ में आता जाएगा। अब आपको एक्टिव यूथनेशिया का मतलब पता है, आपको पैसिव यूथनेशिया का मतलब पता है, आपको आर्टिकल 21 पता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है उसमें। ठीक है, अब आपको एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स, लिविंग विल्स का भी मतलब पता चल गया। ठीक है, तो ऐसी साथ रहिए, बस एक एक लेक्चर में बहुत सारी चीजें आपको जानने के लिए मिलेंगी। फिर 2023 में कॉमन कॉज का रिव्यू हुआ, बस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा जो था
लिविंग विल्स को एक्सेसिव जुडिशियल रेड टेपिज्म से बताया कि पहले जो लिविंग विल्स देना पड़ता था उसमें बहुत सारे जुडिशियल डिसीजंस होते थे, बहुत सारे बोर्ड्स बैठते थे, फिर वो बताता था कि हाँ हम अलाउ करने दे सकते हैं, ये व्यक्ति डिसाइड कर सकता है, बहुत सारा चीज था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसको कम कर दो, तो वो रिव्यू के बाद हुआ, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब फाइनली अब हम आ गए हैं हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2026 में। इसमें बेस्ट इंटरेस्ट प्रिंसिपल फॉर पेशेंट्स, बेस्ट इंटरेस्ट प्रिंसिपल फॉर पेशेंट्स हु नेवर मेड अ लिविंग विल। क्योंकि देखिए लिविंग विल क्या है, मैंने आपको बता दिया। लिविंग विल मतलब अभी जैसे मैं एक अच्छा हंसता खेलता कूदता इंसान हूं, स्वस्थ हूं, मैं अपने सही दिमाग में बता सकता हूं कि मैं किसी इंसान को ये मेरी स्वेच्छा से ये हक दे रहा हूं कि वो मेरे लिए डिसीजन ले सकता है, अगर कभी भगवान ना करे कोई इंसान ऐसी स्टेट में आ जाए, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में, जब वो खुद का फैसला करने के लायक ना रहे। लेकिन हरीश राणा साहब के साथ क्या हुआ, वो जो थे वो तो बच्चे ही थे, वो तो लड़के ही थे जब उनके साथ हादसा हो गया, उन्हें तो पता नहीं था ऐसा कुछ। और वो तो 2013 की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग विल तो 2018 में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में अलाउ किया था, ठीक है। तब उनके पास कोई लिविंग विल नहीं थी, उन्होंने किसी को नहीं बोला था कि ऐसा होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन पर्टिकुलर मैटर्स के बारे में कहा है, हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अभी वाले केस में, कि अगर किसी ने लिविंग विल नहीं लिखा हो तो बेस्ट इंटरेस्ट प्रिंसिपल क्या है उनके लिए, ठीक है। तो फोकसिंग ऑन स्टैंड अलोन बेसिस ऑफ डिग्निटी, कि डिग्निटी जैसे हमने बोला ना, डिग्निटी से उनको जाने का हक, ये तो हम पहले पढ़ चुके थे कि डिग्निटी, राइट टू डाई विद डिग्निटी ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। तो डिग्निटी स्टैंड अलोन बेसिस डिग्निटी हो जाएगा, ये वाली बात है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं फैक्ट्स तो वैसे आप सबको पता ही है कि ट्रेजेडी 2013 में हुई थी, वो 4th फ्लोर से गिर गए थे। कंडीशन फॉर ओवर 12 साल से ज्यादा के लिए वो एक परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में थे। He was alive but had no conscious. वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में थे 12 साल से, for 12 years. He was alive but had no consciousness. जिंदा थे, जीवित थे, आंखें खुलती थी उनकी, बट उन्हें कुछ पता नहीं होता था कि उनके आसपास क्या चल रहा है, उन्हें पता नहीं होता था, उनके सोने और जागने में कोई डिफरेंस नहीं हो पाता था। नो कॉग्निटिव फंक्शन उसके मतलब ब्रेन के सोचने समझने की क्षमता, शक्ति खत्म हो गई थी। He was kept alive, जीवित रखा गया था, entirely by feeding tube, CANH, clinically aided, इस चीज से उनको जीवित रखा गया था, clinically aided nutrition and hydration देके, ठीक है। 12 साल से परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट पे थे, अनकॉन्शियस थे, कोई जानकारी नहीं थी उन्हें क्या चल रहा है, उनके साथ में क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। नो कॉन्शियसनेस, नो कॉग्निटिव फंक्शन, बोल सुन समझ, दिमाग में क्या चल रहा है वो कुछ नहीं समझ में होता था, केप्ट अलाइव इसके द्वारा। प्ली जो उनके पेरेंट्स थे वो सुप्रीम कोर्ट के पास में आए 12 साल के बाद में। प्लीज एल्डरली पेरेंट्स हैविंग एग्जॉस्टेड देयर रिसोर्सेज, सब खत्म कर दिया उन्होंने, घर बार जमीन सब बेच के उन्होंने इतना जो था उनके बेटे की रिकवरी के लिए उम्मीद और आस लगाए बैठे थे। एग्जॉस्टेड देयर रिसोर्सेज एंड बीइंग अनेबल टू सी देयर सन एज अ लिविंग कॉर्प्स, एक जिंदा लाश की तरह नहीं देख सकते थे, और अप्रोच द कोर्ट टू स्टॉप द लाइफ प्रोलॉन्गिंग ट्रीटमेंट। अब डॉक्टर ने तो पहले बोल दिया था, बट देखिए बीइंग पेरेंट्स वो तो नहीं डॉक्टर की सुन सकते, वो तो चाहते हैं कि भाई कुछ भी हो हमारा बेटा ठीक हो जाए, हमारे बेटे के सपने रहे थे ये कि वो ये करेगा वो करेगा, कभी ठीक हो जाए वो कर लेगा, हम उसका सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने काफी समय इंतजार किया, लेकिन डॉक्टर उनको हमेशा बताते रहे कि सर ये परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट है, ये कभी नहीं उठ के बैठ सकते हैं या खड़े हो सकते हैं या चल सकते हैं या समझ सकते हैं कुछ। अब ये हमेशा अगर जीवित रहेंगे तो इस पर्टिकुलर मेडिकल इक्विपमेंट के द्वारा ही जीवित रह सकते हैं, और इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात थी। तो 12 साल उन्होंने लगाने के बाद वो भी जो है उनके बेटे को ऐसे देख रहे थे कि लिविंग कॉर्प्स हो गए हैं उनके बेटे, जिंदा लाश हो गए हैं, बस सरवाइव कर रहे हैं और बहुत पेन में है, बहुत सफरिंग में है। और ऐसी बात हो गई कि हमको पेन सफरिंग होता है, हम बता पाते हैं हमारे मम्मी को पापा को कि ये हो गया हमारे साथ में, वो बता भी नहीं सकते थे, इतनी पेन और सफरिंग में थे, ठीक है। तो वो उनके पेरेंट्स पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के पास में। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी अलाउड द विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट, रूलिंग दैट फोर्सिंग अ पर्सन टू एग्जिस्ट in a permanent vegetative state against the best interest, against लिखा है इसमें, against the best interest of their dignity and is a violation of article 21। मतलब आप समझिए कोई इंसान है वो ऐसी परिस्थिति में है, मतलब बहुत डरावनी बात है ये, इसको सोच पाना भी।
लेकिन अगर कोई इंसान ऐसी परिस्थिति में है जो कुछ सोच समझ नहीं सकता है, सोता है जागता है बट उसे पता नहीं होता है, उसके लव्ड वन के लिए उसको देख पाना, और अगर मान लीजिए कोई इंसान, मतलब अगर हमारी भी तबीयत 3-4 दिन के लिए खराब हो जाती है, हमारी मम्मी पापा को अगर सब छोड़ के हमारे पीछे भागना पड़ता है, हमारे लिए कुछ करना पड़ता है, हम उठ नहीं पा रहे हैं, हमारा पैर टूट गया है, हाथ टूट गया है, कुछ ऐसा हो गया, वो हमारे लिए कुछ करते हैं, तो हमें कितना गिल्ट होता है कि यार मैंने हमारे पेरेंट्स को ये कर दिया, वो कर दिया, कि मेरे कारण उनका ये हो रहा है, इतनी तकलीफ हो रही है उनको, ठीक है। तो सॉरी आई एम मूविंग अवे फ्रॉम द टॉपिक अ लिटिल, बट मुझे लगता है द बेस्ट वे टू केयर फॉर योर लव्ड वंस इज एक्चुअली केयरिंग फॉर योरसेल्फ, ठीक है। आप खुद से में फिट रहिए तो वो आपके लव्ड वन के लिए सबसे अच्छी बात वही होगी, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो तब हमको कितना गिल्टी फील होता है। तो अगर हरीश राणा साहब के दिमाग में कुछ भी चल रहा होता या कुछ चलेगा खड़े होके, तो सबसे पहले तो उन्हें गिल्ट होगा कि यार मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, मतलब मेरे पिताजी, मेरे मम्मी पापा ने सब घर बार सब बेच दिया, सब बेच के ये सब किया मेरे लिए, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ इतने साल से। तो डिग्निटी की भी बात हो गई, और उसके बाद उनका खुद का, वो खुद कुछ कर नहीं पा रहे, उनके सपने, उन्हें पता है कि अगर वो 100 साल भी जिएंगे वो मेडिकल एडेड सपोर्ट के साथ में, तो क्या कर लेंगे वो, ये कोई जीवन है? ये कोई जीवन नहीं है। और कोई संविधान, कोई देश किसी इंसान को अगर ये फोर्स करे कि नहीं तुम्हें ऐसे जीना पड़ेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट होगा, कि हम किसी को जबरदस्ती ऐसे जीने के लिए मजबूर करें। ये भी एक कारण था जब सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट एग्जिस्ट में हमेशा करने के लिए अगेंस्ट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर डिग्निटी एंड इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 मैंने क्या बताया, जल्दी से बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। लिखेंगे ना तो ही याद होगा, इसलिए अगर मैं बोलूं कुछ कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए तो प्लीज लिखिएगा, ओके। यस, तो ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी। उसके बाद की लीगल कंसेप्ट्स, द गोल्डन स्टैंडर्ड टर्म्स, ठीक है। ये वो सारी चीजें हैं की लीगल कंसेप्ट्स एंड द गोल्डन स्टैंडर्ड टर्म्स, ये वो जनरली टर्म्स है जो अगर मैं कभी कोई और भी केस लाता हूं, मतलब जब भी मैं कोई और केस लाऊंगा, तो आई विल ब्रिंग दोस जार्गन्स जो कि जनरली लीगल पैरेलल्स में इस्तेमाल होते हैं, ताकि आपको समझ आ सके कि क्या मतलब होता है उनका, ताकि आपको क्लैट में दिमाग इतना ना लगाना पड़े, यार ये शब्द तो कभी सुना ही नहीं, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो रेशो डेसिडेंडाई, रेशो डेसिडेंडाई का मतलब होता है, एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है कारण, कि किस कारण से, क्या वो पर्टिकुलर कारण था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पर्टिकुलर डिसीजन दिया, ठीक है। ये होता है रेशो डेसिडेंडाई का। द रीजन फॉर द हरीश राणा डिसीजन वाजंट मर्सी, सिर्फ दया, सिर्फ मर्जी नहीं थी उनको पैसिव यूथनेशिया अलाउ करने का, but the legal principle that dignity is omnipresent force that continues even when a person is unconscious, कि dignity हमेशा, मर्यादा, गरिमा एक ऐसा omnipresent force है जो कि हमेशा, आप कॉन्शियस हो, आप कॉन्शियस नहीं हो, हमेशा आपके साथ में रहता है, ठीक है। डिग्निटी को समझ पाना एक बहुत मुश्किल काम है, बट अगर आप मान लीजिए 2 दिन के लिए भी अनकॉन्शियस हो जाते हैं, आपको पता नहीं है कि अगर आपका बॉडीली फ्लूइड्स अगर निकल जा रहे हैं और कोई और उनको साफ कर रहा है, तो भी डिग्निटी पे कितनी बड़ी ठोस पहुंचेगी। अगर आपको कल पता चलेगा कि मैं 2 दिन बेहोश था, मैंने आई हैव वेट द बेड्स, या फिर मैंने बॉडी एक्सक्रीशन कर गई है, तो कितना बुरा लगेगा ये सारी चीजें। तो ये डिग्निटी के खिलाफ हो जाता है ना। ये वाली सारी बातें आप समझिए, यस। उसके बाद बेस्ट इंटरेस्ट प्रिंसिपल, बेस्ट इंटरेस्ट प्रिंसिपल मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले कि मैं समझाऊंगा। देखिए बेस्ट इंटरेस्ट प्रिंसिपल आ गया है, व्हिच वाज द रेशियो डेसिडेंडाई इन दिस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट केस, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि क्यों हम अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। ये वाली चीज हम पढ़ते हैं, बेस्ट इंटरेस्ट प्रिंसिपल जरा। Best interest principle, when a patient is incompetent, unconscious, incompetent, the court, doctors must decide based on what would best for the patient's dignity and not just the family wants। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, हो सकता है फैमिली जल्दी हार मान जाए, क्योंकि देखिए हर किसी की फैमिली अलग होती है, किसी की फैमिली में जो है सहन शक्ति ज्यादा होती है, पेशेंस ज्यादा होता है, वो देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। कई लोगों की फैमिली पैनिक कर जाती है कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगा, इससे अच्छा इन्हें चले जाने दो। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेस्ट इंटरेस्ट जब डिसाइड करना होगा कि पैसिव यूथनेशिया देना है या नहीं, तो हम सिर्फ फैमिली की नहीं सुनेंगे, ठीक है। क्योंकि फैमिली तो एक अलग माइंड स्टेट में भी होती है ना, अलग मेंटल स्टेट में होती है, उनका दिमाग प्रॉपरली नहीं चल पा रहा होता जब ऐसे हादसे घर पे हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर्स जो रहते हैं वो चीजों को प्रॉपरली समझ सकते हैं और वो बता सकते हैं। तो इसलिए डॉक्टर्स की भी सुना जाएगा और कोर्ट की भी सुना जाएगा, कि कोर्ट अपनी रिसर्च करके, डॉक्टर अपनी रिसर्च करके, और फैमिली का भी सुना जाएगा। ये तीनों लोग मिलकर डिसाइड करेंगे, फाइनल से जो है उस हिसाब से आएगा कि इनको जो है पैसिव यूथनेशिया दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो बेस्ट इंटरेस्ट प्रिंसिपल। अब द न्यू जजमेंट एम्फसाइजेस दैट द विड्रॉल, अब देखिए आपके दिमाग में एक और सवाल आना चाहिए कि क्या हो कि अगर उनका जीने का मन हो और हम उनकी, क्योंकि अब वो बात तो कर सकते नहीं है हरीश राणा साहब, तो क्या हो कि उनका जीने का मन हो और हम उन्हें जबरदस्ती जो है पैसिव यूथनेशिया देके मार दे रहे हैं। क्या हो कि अगर उनका मन हो, क्या हो कि वो सोच रहे हो नहीं 1 साल में उठ जाऊंगा, 2 साल में उठ जाऊंगा, उनका दिमाग में चल रहा हो। लेकिन देखिए पहले हमने देख लिया था नो कॉग्निटिव फंक्शन इन हिज ब्रेन। लेकिन क्या हो, ये सवाल मुझसे और भी पूछा गया है, विजिटिंग प्रोफेसर एज वेल, तो मुझसे क्लास में किसी ने पूछा था
ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, द न्यू जजमेंट एम्फसाइजेस दैट द विड्रॉल ऑफ लाइफ ट्रीटमेंट, विड्रॉल ऑफ ट्रीटमेंट मस्ट नेवर बी एन एक्ट ऑफ अबंडनमेंट, कि जो विड्रॉल कर रहे हैं हम ट्रीटमेंट का ना, वो हम आपको अबंडन नहीं कर रहे हैं, आपको छोड़ नहीं दे रहे हैं, आपको लावारिस नहीं छोड़ दे रहे हैं कि नहीं अब हो गया, सब ट्रीटमेंट लेके चले जा रहे हैं, आप हॉस्पिटल बेड पे अकेले हैं, ये नहीं है, ये नहीं है पैसिव यूथनेशिया का मतलब। इंस्टेड इट मस्ट बी गवर्न बाय द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट। बेस्ट इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा, यही सवाल जो अभी हमने डिस्कस किया। दिस टेस्ट डज नॉट आस्क, सवाल ये नहीं है दैट इफ द पेशेंट इंटरेस्ट इज टू डाई, कि आपका बेस्ट इंटरेस्ट, हरीश राणा साहब का बेस्ट इंटरेस्ट इसमें है कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। बेस्ट इंटरेस्ट ऐसे नहीं देखा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। बेस्ट इंटरेस्ट देखिए, देखिए ये जो है वकालत की इंट्रिकेसीज है, ये लॉ की इंट्रिकेसीज है व्हिच मेक्स एवरीवन फॉल इन लव विद लॉ, ठीक है, यहां जरा साथ रहिएगा मेरे साथ में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेस्ट इंटरेस्ट ऐसे नहीं देखा जा रहा है कि आपके लिए सबसे सही ये है कि आप मृत्यु को प्राप्त हो जाए, नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेस्ट इंटरेस्ट है इंटरेस्ट टू कंटिन्यू लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट दैट ऑफर्स नो होप ऑफ रिकवरी। बेस्ट इंटरेस्ट, क्या ये आपके बेस्ट इंटरेस्ट में रहेगा कि आप जीवित रहें सदा सदा के लिए, लेकिन खुद से नहीं, मेडिकल एड से, मेडिकल ट्रीटमेंट से आप कुछ कर नहीं पा रहे, आप उसी स्टेट में, ठीक है। तो एक है कि बेस्ट इंटरेस्ट ये है कि आपको मार दिया जाए, आपको मृत्यु दे दी जाए, मर्सी किलिंग कर दी जाए, और दूसरा बेस्ट इंटरेस्ट ये है कि आप अगर जीवित रहते हैं सिर्फ इसी परिस्थिति में, तो क्या वो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ये चीज देख रहा है, ये चीज नहीं देख रहा है कि आपको मार दिया जाए तो क्या आपके बेस्ट इंटरेस्ट में रहेगा, नहीं। सुप्रीम कोर्ट ये देख रहा है कि क्या आपको जीवित रखा जाए हमेशा से ही, हमेशा हमेशा के लिए। अगर आप 100 साल भी जी रहे हैं और अभी आपके पास 70 साल बचे हैं जीवन के, और आप जो अभी आपने 12 साल बिता दिए हैं, अब आपको जो है इतने साल 70 साल और बिताने हैं सिर्फ एक वो मशीन की हेल्प से, जहां पे आप ना चल सकते हैं, ना आप खड़े हो सकते हैं, ना सोच सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं, आपको इतना पेन हो रहा है आप किसी को बता भी नहीं सकते। क्या ये आपके बेस्ट इंटरेस्ट है? दिस इज क्रुएलिटी, दिस इज मॉन्स्टरस एक्ट अगर हम किसी को फोर्स करें। और यही सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला था कि अगर हम किसी को फोर्स करें ऐसे जीवित रहने के लिए, तो दैट इज द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ठीक है। तो ये बेस्ट इंटरेस्ट आई होप मैंने आपको समझा दिया होगा, है ना। आगे देखते हैं इन्फॉर्म्ड रिफ्यूजल। देखिए इन्फॉर्म्ड रिफ्यूजल का क्या मतलब हो रहा है। इन्फॉर्म्ड रिफ्यूजल का मतलब है कि मान लीजिए हरीश राणा साहब तो जो थे वो नहीं थे इस परिस्थिति में कि पता हुआ है, बट मान लीजिए कि कोई एक ऐसा केस है जहां पे इंसान अभी ठीक है, उसे पता है कि हाँ मुझे कुछ हो गया है, लेकिन मेरे लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो लेना मुझको ठीक ना लग रहा हो। मैं, हो सकता है कोई भी कारण हो सकता है, मैं भगवान में बहुत मानता हूं, मैं किसी का खून मेरे शरीर में नहीं ले सकता हूं, या कुछ और भी कोई भी चीज हो सकती है, या फिर मुझे पता है ये ट्रीटमेंट लेने से सिर्फ 4 दिन मेरे जीवन बचेगा, उसके बाद मुझे मरना वैसे ही है, और वो ट्रीटमेंट में भी ऐसा कुछ बहुत खास हो नहीं जाने वाला है। तो मैं अभी अगर जब तक के कॉम्पिटेंट माइंडसेट में हूं, साउंड माइंडसेट में हूं, तब तक मैं डिसाइड कर सकता हूं कि मुझको ये ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मैं ये बोल सकता हूं। यही सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है यहाँ पे कि इन्फॉर्म्ड रिफ्यूजल, अ कॉम्पिटेंट पेशेंट हैज द एब्सोल्यूट राइट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, मतलब मेरे पास ये राइट है, अगर आप मुझसे सवाल पूछोगे क्यों मुझे नहीं बताना, ये एब्सोल्यूट राइट होता है, ठीक है। Absolute rights to say no to treatment even if that no leads to death. They do not need to be rational or terminal to exercise this. ठीक है, ये भी समझ गया। लिविंग विल मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, ठीक है। लिविंग विल क्या होता है एक बार बताइएगा मुझको, पढ़ लीजिएगा। देखिए डॉक्यूमेंट तो मैं आपको दे ही दूंगा, तो वो आप देख भी लीजिएगा एक बार। इंपॉर्टेंट नोट फॉर ये आप देख लीजिएगा, आपको कैसे सॉल्व करना होता है, क्लाइंट आपको कैसे फंसाता है, ये मैंने एक बार बताया। और ये आ गया आपका लीगल पैसेज, हाँ जी, यहां से आपका लीगल पैसेज है। आप चाहे तो एक बार पॉज कर लीजिए और फिर थोड़ा और आगे जाके फिर से पॉज कर लीजिएगा। इस पैसेज को आप चाहे तो एक बार खुद पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं अभी इस पैसेज को पढ़ दे रहा हूं आपके लिए, और फिर इसके बाद में क्वेश्चंस हैं, हम वो भी सॉल्व करेंगे, और जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शंस में लिख के बताएंगे, ठीक है। चलिए पैसेज चालू करते हैं। The Constitution Bench in Common Cause Case 2018 established that the right to die with dignity, एक सेकंड, ये है आपका फ्रेम। आप चाहे तो यहां पे अभी पॉज कर सकते हैं और खुद पढ़ सकते हैं। I'm sorry, मैं फ्रेम के सामने आ गया, ठीक है। अब मैं पढ़ना चालू कर रहा हूं। The Constitution Bench in Common Cause Case 2018 established that the right to die with dignity is an integral part of the right to life under Article 21. The essential distinction between active and passive euthanasia transcends का मतलब होता है सरपास करना, आगे बढ़ जाना, क्रॉस करके किसी को। तो the essential distinction between active and passive euthanasia transcends the simplistic binary of acts and omission. Oh,
Very nice. This is another intricacies of law, one of other intricacy of law, जो कि which makes you fall in love with law. यहाँ पे साथ रहिएगा सर. Active euthanasia is characterized as causing death through an external intrusive agency, हम डिस्कस कर चुके हैं, such as lethal injection which disrupts the natural path towards death. Conversely, passive euthanasia is understood as allowing death to occur or letting die by withdrawing or withholding medical treatment that was otherwise prolonging life. The physician allows the underlying fatal condition to take its natural course. ठीक है, यहां तक है, आगे चलते हैं. ठीक है, यहां पे आपका पैराग्राफ खत्म हो जाएगा. दिस इज योर फ्रेम, यू कैन पॉज इट. ओके, नाउ आई एम गोना स्टार्ट रीडिंग. द रोल ऑफ एक्ट्स एंड ओमिशंस इज सेंट्रल. देखिए, भारतीय कानून में एक्ट क्या होता है और ओमिशन क्या होता है, इस पैराग्राफ में थोड़ा वो भी मैं भी आपको थोड़ा समझा देता हूं. एक्ट होता है कोई हरकत करना और ओमिशन होता है कुछ खुद को रोक लेना खुद करने से. ठीक है, अब यहाँ पे एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे डिसाइड किया. चलिए एक बार पढ़ते हैं, फिर जब क्वेश्चन आएगा तब फिर से हम डिस्कस करेंगे. So the role of acts and omission is central. While the physical withdrawal of treatment, example switching of ventilator, may involve an act, its legal substance is an omission. Specifically, an omission to treat by shifting focus from muscle movement to the conduct's ultimate effect. The law recognizes such interventions as omissions. For patients in a competent mental state, the right to refuse medical treatment is unconditional. Neither the law nor the constitution compels a competent individual to disclose reasons for such refusal. ठीक है, in cases involving incompetent or unconscious patients where traditional autonomy is vulnerable, the permissibility of non-voluntary passive euthanasia is fastened upon the standalone basis of dignity and the bodily integrity. This principle ensures that the patient is not subjected to a life of suffering and indignity solely because they cannot express their will. In such instances, the best interest principle is applied, weighing medical and non-medical considerations to determine if life-prolonging treatment should be withheld. ठीक है, पैसेज हो गया हमारा. आई होप आपने ध्यान दिया होगा पैसेज में. नहीं दिया होगा तो वो 2 बार फ्रेम पॉज करके आइएगा. अब हम देखेंगे क्वेश्चंस. आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चंस. ये है आपका पहला क्वेश्चन. आंसर सबसे आखिरी में दिए हुए हैं, आंसर्स के साथ में एक्सपेरिमेंट भी दिए हुए हैं. पीडीएफ में टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो आपको वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ पढ़ सकते हैं इसको एक दो बार, आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं. ये रहा आपका फ्रेम. क्वेश्चन पढ़ते हैं हम सबसे पहले. तो क्वेश्चन है पहला. मिस्टर ए एक व्यक्ति है. अ टर्मिनल कैंसर पेशेंट इन इमेंस पेन रिक्वेस्ट his doctor to administer a drug that will stop his heart instantly to end his suffering. The doctor complies. Based on the passage, this act would be classified as. ठीक है, ये रहे ऑप्शंस आपके साथ में. प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार बताइए कि क्या सही आंसर होगा इसका. ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या सही आंसर होगा. तो सवाल आपको समझ में आ गया है कि एक व्यक्ति है जिन्हें टर्मिनल कैंसर हो रखा है, मतलब पता है कि उनकी मृत्यु हो ही जाएगी. तो वो उनके डॉक्टर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि क्योंकि मेरी मृत्यु हो ही जाएगी और ये बहुत पेनफुल ऑलरेडी है, तो आप मुझे एक लीथल इंजेक्शन देके अभी खत्म कर दीजिए. और डॉक्टर ऐसा करते हैं, उन्हें लीथल इंजेक्शन दे देते हैं. तो अब सवाल ये है कि बेस्ड ऑन द पैसेज दिस एक्ट वुड बी क्लासिफाइड एज, क्या ये पैसिव यूथनेशिया है एज द डॉक्टर इज रिस्पोंडिंग टू अ टर्मिनल कंडीशन, या बी क्या ये एक्टिव यूथनेशिया है एज इट इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी टू कॉज द डेथ, या सी क्या ये पैसिव यूथनेशिया है एज इट रिस्पेक्ट्स द पेशेंट्स अनकंडीशनल राइट टू रिफ्यूज लाइफ, या फिर ये एक्टिव यूथनेशिया है एज द डॉक्टर फेल टू फॉलो द बेस्ट इंटरेस्ट प्रिंसिपल. सही जवाब होगा बी, ये एक्टिव यूथनेशिया है. देखिए समझने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने बोला ना कि एक्टिव यूथनेशिया भारत में इलीगल, सिर्फ पैसिव यूथनेशिया लीगल है और एक्टिव यूथनेशिया बहुत ही कम देशों में लीगल है. एक्टिव यूथनेशिया यही होता है कि आप ऐसी कंडीशन में हैं, आप बोल रहे हैं कि सर नहीं हो पा रहा है, लिविंग विल ऑलरेडी आपके पास में है, जब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अब ऐसे नहीं जीना है, आप किसी से बोलते हैं, डॉक्टर से बोल रहे हैं और डॉक्टर ये बात अलाउ कर दे रहा है, उसे एक्टिव यूथनेशिया कहते हैं. ठीक है, इजी. आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं. क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी आ जा रहा है क्या? नहीं, ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं. यस, अ हॉस्पिटल इज ट्रीटिंग मिस्टर बी हु इज इन अ परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट.
A hospital is treating Mr. B, who is a permanent vegetative state. The medical board determines that there is no hope of recovery and that continued clinical assisted nutrition and hydration is merely prolonging his vegetative state. If the hospital decides to stop the CANH, this is legally considered. ये तो अभी वाले सवाल पे आ गया बिल्कुल, जो अभी वाली कंडीशन है उस पे ही आ गया बिल्कुल। ठीक है, आइए ऑप्शंस देखते हैं। लेट मी नो योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं, मैं बताता हूं क्या आंसर। तो सबसे पहले ए है, ये एक पॉजिटिव एक्ट ऑफ किलिंग होगा एज इट रिक्वायर्स द फिजिकल रिमूवल ऑफ फीडिंग ट्यूब्स। नहीं। बी, ये एक एक्टिव यूथनेशिया होगा बिकॉज द हॉस्पिटल्स इंटरवीनिंग टू एक्सेलरेट डेथ। नहीं। ये ओमिशन टू ट्रीट होगा, अलाउइंग द अंडरलाइंग कंडीशन टू टेक इट्स नेचुरल कोर्स। हाँ। इलीगल तो है ही नहीं, भारत में पैसिव यूथनेशिया जो है वो लीगल है, एज पैसिव यूथनेशिया ओनली अप्लाइज टू वेंटिलेटर्स नॉट न्यूट्रिशन। तो सी सही आंसर है। ठीक है, ये तो करंट सिनारियो में ही है, इस पे तो ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं एक बार पढ़ देता हूं आपके लिए, ये रहा आपका फ्रेम। ठीक है, मिस सी, एक सी है महिला, a 25-year-old athlete is admitted to a hospital with a treatable but painful injury. ठीक है, she refuses a life-saving blood transfusion due to her personal philosophical beliefs, even though she is fully conscious and stable. The doctors insist she must provide a rational medical reason for her refusal, applying the passage. अब जवाब देना है आपको। ऑप्शंस में एक बार पढ़ देता हूं। ए, मिस सी must provide reasons as her life is at stake. या बी, Miss C's refusal is invalid because her condition is treatable and not terminal. या C, Miss C has an unconditional right to refuse treatment and need not disclose her reason. या D, the doctors can override her as her refusal does not meet the best interest standard. बताइए, कमेंट सेक्शन बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा C। ये तो मैंने 2 बार एम्फेसिस देके पढ़ा भी था कि आपके पास अनकंडीशनल राइट है कि मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि क्यों मैं मना कर रहा हूं मेडिकल ट्रीटमेंट। तो इसका आंसर सही सी हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। ठीक है, एक बार क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं। ठीक है, ये रहा आपका फ्रेम। आई एम गोना स्टार्ट स्टडीइंग। A patient, Mr. D, एक patient है Mr. D, he is unconscious and has no advanced medical directive. His family requests the withdrawal of life support, arguing that Mr. D always valued dignity over mere survival. Which principle allows for his withdrawal? ठीक है, ऑप्शंस पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। ऑप्शन ए है इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एज द फैमिली इज एक्सप्रेसिंग मिस्टर डीज नोन विल, या फिर स्टैंड अलोन बेसिस ऑफ डिग्निटी एंड बॉडीली इंटीग्रिटी फॉर इनकॉम्पिटेंट पेशेंट्स, या सी एक्टिव ओमिशन as the doctor is performing a physical act to stop treatment, या फिर right to privacy which is the primary basis for non-voluntary euthanasia. This is a good question, very good. एक बार आप इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। इसमें मैं आपको फिर ट्रिक भी बताता हूं कि सही कैसे आप आंसर कर सकते हैं ऐसे जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस में कैसे करना है। अब हमको पता चल गया है कि मिस्टर डी जो है अनकॉन्शियस है, उनको फैमिली ने बोला इनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा देते हैं। ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग है, तो सबसे पहले तो एलिमिनेट कर दीजिए। एलिमिनेट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। रादर आप कोई पैसेज करें ना, क्योंकि आप इतना नॉलेज ऑलरेडी एक्वायर कर लेंगे जब तक आपका क्लैट होगा कि आप पहले पैसेज छोड़ के आप पहले क्वेश्चन से ही चालू कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए जो राइट ये वाला है डी, सबसे पहले ये एलिमिनेट कर देते हैं। राइट टू प्राइवेसी व्हिच इज द प्राइमरी बेसिस फॉर नॉन वॉलंटरी यूथनेशिया। देखिए ऐसी चीजें आ गई ना, प्राइमरी बेसिस या फिर बहुत जो है एक्सट्रीम वर्ड्स आने लगे, और राइट टू प्राइवेसी की बात कहां हो रही है? राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात हो रही है, बेस्ट इंटरेस्ट की बात हो रही है, प्राइवेसी का तो कोई जिक्र ही नहीं है। ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, उसके बाद एक्टिव ओमिशन तो हो रहा है। एज द डॉक्टर इज परफॉर्मिंग अ फिजिकल एक्ट टू स्टॉप ट्रीटमेंट, हाँ ये तो हो रहा है। यस, दिस कुड बी द आंसर। या स्टैंड अलोन बेसिस ऑफ डिग्निटी एंड बॉडीली इंटीग्रिटी फॉर इनकॉम्पिटेंट पेशेंट्स, दिस कुड आल्सो बी द आंसर। इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एज द फैमिली इज एक्सप्रेसिंग मिस्टर डीज विल, दिस आल्सो कुड बी द आंसर। तो सही आंसर क्या होगा? तो देखिए हम पैसेज के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो पैसेज में कितनी बार लिखा हुआ है? पैसेज में इतनी बार लिखा हुआ है कि स्टैंड अलोन बेसिस ऑफ डिग्निटी एंड बॉडीली इंटीग्रिटी फॉर
इनकॉम्पिटेंट पेशेंट, स्टैंड अलोन बेसिस ऑफ डिग्निटी एंड बॉडीली इंटीग्रिटी। हमको पता है, फैमिली ने बता रखा है हमको उनके एक्ट से भी पता है हाँ ये चीज इनकी जो है डिग्निटी के खिलाफ चला जाता है, बॉडीली इंटीग्रिटी के खिलाफ चला जाता है। तो ये मुझे सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। उसके अलावा इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एज द फैमिली इज एक्सप्रेसिंग मिस्टर डी इज नोन विल, नहीं ये इंडिविजुअल ऑटोनॉमी यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत हो जाएगा वो आगे आपको मिलेगा। C, active omission as the doctor is performing a physical act to stop treatment। ऐसे क्वेश्चन को एक बार आप फिर से सवाल भी पढ़ लिया कीजिए कि which principle allows for this withdrawal। तो a question well understood is half the answer। which principle allows this withdrawal, कि कौन सा प्रिंसिपल अलाउ करता है एक्टिव ओमिशन। ये तो कोई प्रिंसिपल है ही नहीं ना, एक्टिव ओमिशन प्रिंसिपल थोड़ी है जिसके बेसिस पे हम विथड्रॉ कर रहे हैं, ये तो एक्ट है कि आप ओमिशन कर रहे हैं, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है बिहाइंड द एक्ट। और इंडिविजुअल ऑटोनॉमी क्या ये प्रिंसिपल है एज द फैमिली इज एक्सप्रेसिंग मिस्टर डी इज नोन विल, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि सिर्फ फैमिली के डिसाइड करने से नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। गुड क्वेश्चन। आइए फिफ्थ देखते हैं। दिस इज योर फ्रेम, दिस इज द क्वेश्चन। Which of the following most accurately describes the legal pattern match for distinguishing between acts and omission in the context of euthanasia? बहुत बढ़िया, ये हम पढ़ने वाले थे लेकिन मैंने बोला आगे पढ़ेंगे, तो ये वो वाला सवाल है। तो ये आपका सवाल हो गया। एक बार ऑप्शन डी भी आ जा रहा है इसके अंदर, यस ऑप्शन डी भी आ गया इसके अंदर। ये रहे सारे ऑप्शन आपके। ऑप्शन ए है एनी फिजिकल मूवमेंट बाय अ डॉक्टर कि एक्ट डिस्टिंग्विश क्या करता है किसी एक्ट और ओमिशन को इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूथनेशिया। एनी फिजिकल मूवमेंट बाय द डॉक्टर इज एन एक्ट, कोई फिजिकल मूवमेंट कि मैं अपनी बॉडी हिला रहा हूं, मैं स्विच बंद कर रहा हूं वेंटिलेटर का, तो ये एक एक्ट है। एंड एनी फेलियर टू मूव इज एन ओमिशन, और अगर मैं वो स्विच बंद नहीं कर रहा हूं तो वो ओमिशन है ये। या फिर बी, द डिस्टिंक्शन इज बेस्ड ऑन वेदर द डॉक्टर यूजेस अ मशीन और अ ड्रग, ठीक है। सी, द लॉ फोकसेस ऑन द अल्टीमेट इफेक्ट ओमिशन टू ट्रीट रादर देन द फिजिकल मूवमेंट स्विचिंग ऑफ अ मशीन, ठीक है। और आखिरी डी, an act is permissible under article 21 while an omission is strictly prohibited। क्या है ये, strictly आ गया तो वैसे गलत हो गया, strictly prohibited, ऐसे शब्द तो गलत हो जाते हैं, ये तो डेफिनेटली गलत है। उसके बाद सबसे सही इन तीनों में देखते हैं, इन तीनों में कौन सा सबसे सही है। और फिजिकल ये भी बहुत ज्यादा इंट्रिकेट, बहुत ज्यादा डिटेल है। देखिए लॉ में मतलब लॉ ऐसे वो बाइनरी नहीं होता है कि या तो सही है या तो गलत है। आप कहीं भी जाएं, आप वकील बन रहे हैं, आपसे कोई पूछे क्या ये हम केस जीत जाएंगे, भाई ये तो जज साहब बताएंगे आप केस जीत जाएंगे या नहीं। हम तो लड़ सकते हैं, हम फैक्ट्स ले जा सकते हैं, हम बहस कर सकते हैं आपकी तरफ से। तो अगर ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है बहुत ना, तो वो तो जनरली गलत हो जाता है। द डिस्टिंक्शन इज बेस्ड ऑन वेदर द डॉक्टर यूजेस अ मशीन और ड्रग, इसका भी कोई सेंस नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एलिमिनेशन से जरूर आ गया हमारा आंसर। द लॉ फोकसेस ऑन द अल्टीमेट इफेक्ट ओमिशन टू ट्रीट रादर देन द फिजिकल एक्ट स्विचिंग ऑफ मशीन, ठीक है। तो यही एक्ट और ओमिशन में था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे एक्ट और ओमिशन का मतलब ये नहीं होगा कि आप कर क्या रहे हैं, बट एक्ट और ओमिशन का मतलब यहाँ पे ये होगा कि आप ओमिट कर रहे हैं उनको ट्रीट करना। आप कोई पर्टिकुलर आपकी मसल मूवमेंट की बात नहीं है, बट आपका अल्टीमेट इफेक्ट जो है उसके बारे में बात है। सेक्शन क्वेश्चन 6 में आ जाते हैं। ये रहा आपका फ्रेम, ठीक है। लेट्स आई एम गोना रीड नाउ। If a doctor switches off a ventilator but simultaneously administers a lethal dose of potassium chloride speed up the process for a terminal patient, how would the law view this combined conduct? मतलब डॉक्टर साहब ने वेंटिलेटर भी बंद कर दिया और इंजेक्शन भी दे दिया, दोनों हो गए, एक्टिव भी पैसिव भी। तो अब लॉ कैसे बताएगा कि ये क्या है, ठीक है। एक बार मैं ऑप्शंस पढ़ देता हूं आपके। ए बोल रहा है एंटायरली एज पैसिव यूथनेशिया एज द पेशेंट वाज गोइंग टू डाई एनीवे। बी बोल रहा है एज एक्टिव यूथनेशिया बिकॉज एन एक्सटर्नल इंट्रूसिव एजेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू डिसरप्ट द नेचुरल पाथ। सी बोल रहा है एज बेस्ट इंटरेस्ट इंटरवेंशन एज इट मिनिमाइजेस द टाइम स्पेंट इन वेजिटेटिव स्टेट। या डी बोल रहा है एज अ प्रोटेक्टेड ऑथराइज्ड ओमिशन अंडर द ड्यूटी ऑफ केयर। प्लीज लेट मी नो योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। इसका आंसर होगा ये एक्टिव यूथनेशिया होगा। एंड बिकॉज एन एक्सटर्नल इंट्रूसिव एजेंसी आ गई तो हो गया ना एक्टिव। ये डज नॉट मैटर कि भाई अब वो तकलीफ में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भी एक सवाल आता है। एक सॉरी मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि आपके दिमाग में ये भी सवाल आना चाहिए कि क्या अभी देखिए पहली बात आप ये समझिए, ठीक है, मैं इसको आखिरी में समझाता हूं। तो ये वाली बात यहां पे हो गई। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन।
This is your frame. Now I'm going to start reading. Under the best interest principle mentioned in the passage, what is the primary justification for withdrawing treatment from an incompetent patient? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं A, to save hospital resources for patients with better chances of recovery. B, to follow the instructions of the next of kin regardless of patient's condition. C, to prevent the patient from being subjected to a state of dignity and suffering. या D, to ensure that the right to life is interpreted as right to survive at all costs. बहुत इजी है यार, ये तो बहुत इजी है. Let me know your answers in the comment section. ठीक है, तो इसका सही आंसर है C, to prevent the patient from being subjected to a state of indignity and suffering. ये तो गलत है ऑफ कोर्स. देखो, to ensure the right to life interpreted right to survive at all costs. मैंने बोला ना, इतने एक्सट्रीम आ जा रहे हैं, तुरंत गलत करो, तुरंत. To follow the instructions of the next of kin regardless आ गया, एक्सट्रीम आ गया, तुरंत गलत कर दो. To save hospital resources for patients with better, yeah, seriously, this is not making any sense. Save hospital resources, ऐसे नहीं होता है. हॉस्पिटल के पास रिसोर्स नहीं है तो लेके आओ आप, वो मैटर नहीं करता है. ठीक है, तो ये भी गलत होगा. तो सही इज दिस वन. ठीक है, तो देखिए, ये तो आपके सारे हो गए. यहाँ से आपके आंसर्स आ गए हैं. आप इस पीडीएफ को, जैसा कि मैंने बोला, आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा. उस पर आपको एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे, ट्रैप आपको मिल जाएंगे कि कौन कौन से ट्रैप जो है क्लैट लाता है, पैसिव यूथेनेशिया, क्वेश्चंस, ये सारी चीजें हो गई. अब एक बात फाइनली जो आप है वो ये समझिए. फाइनली आप एक और बात समझिए. फाइनल बात ये है, देखिए, कि अब आपके दिमाग में एक ख्याल आना चाहिए कि अभी हरीश राणा साहब की मृत्यु नहीं हुई है. आपने रील्स वगैरह में जरूर देख लिया होगा कि उन्हें अलविदा कह रहे हैं. वो ब्रह्म कुमारी जी जो हैं उन्हें कह रही हैं कि सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए चले जाइए. लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है. ठीक है, अभी उन्हें हॉस्पिटल से एम्स भेज दिया गया है. एम्स में उन्हें पैलिएटिव केयर के अंदर रखा गया है. ठीक है, पैलिएटिव केयर के अंदर रखा गया है. पैलिएटिव केयर होता है पैलिएटिव केयर के अंदर रखा गया है. क्या होता है पैलिएटिव केयर? व्हाट इज दिस? देखिए, पैलिएटिव केयर क्या होता है ना, पैलिएटिव केयर में उनसे CANH जो हमने बात करी, क्लिनिकली एडेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, उसे रोक दिया जाएगा, खाना रोक दिया जाएगा. तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा इनह्यूमन हो जा रहा है, भूखा रखा जाएगा उनको. नहीं, इसलिए उन्हें पैलिएटिव केयर में रखा गया है. पैलिएटिव केयर क्या करता है? पैलिएटिव केयर का मतलब होता है कि अब जब पता है इंसान को कि इस चीज को ठीक नहीं किया जा सकता, ये चीज जो है इनक्यूरेबल है, तो क्योर करने की जगह जो सिम्टम्स हैं उस पर ध्यान दिया जाता है कि आपके जाने में आपको कोई तकलीफ ना हो, कि आपको कोई फिजिकल दर्द ना हो, कि आपको भूख ना लगे, प्यास ना लगे, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए. पेन ना हो आपको, उनका ध्यान रखा जाए. अगर आपको इमोशनल सफरिंग है तो उसका ध्यान रखा जाए. आपको स्पिरिचुअल सफरिंग है तो वो भी पैलिएटिव केयर में आता है. तो ये चारों चीजें आती हैं कि आपको फिजिकल सफरिंग, आपकी इमोशनल सफरिंग, मेंटल सफरिंग और आपकी स्पिरिचुअल सफरिंग, इन चारों चीज का ख्याल रखा जाता है. उसे कहते हैं पैलिएटिव केयर. तो अभी जो है उन्हें हॉस्पिटल से शिफ्ट करके एम्स के पैलिएटिव केयर यूनिट में रख दिया गया है हरीश राणा साहब को. अब इट माइट टेक few days, it might take few weeks, it might take few months to a year or two, whatever it might take, क्योंकि पैलिएटिव केयर यूनिट की जो हेड है वहां पे, उन्होंने बोला कि अभी वो जवान है, अब 32 साल के हैं वो, तो अभी वो जवान है, तो बुजुर्ग लोगों का शरीर शायद ज्यादा जल्दी प्राण छोड़ सकता है, बट वो जवान है अभी, तो अभी उनके पास जीने का समय है. तो हो सकता है अभी ये जो पैसिव यूथेनेशिया इसमें समय लगे. तो अभी ही हैज नॉट पास्ड अवे. अगर आपको रील देख के कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि अभी वो जीवित है, लेकिन अभी वो पैलिएटिव केयर यूनिट पे है एम्स के, जहां पे इन सब चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है. उनसे क्लिनिकली एडेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन उनको रोक दिया गया है. और उनके पैलिएटिव केयर पे मतलब उन्हें कोई पेन ना हो, उन्हें कोई मेंटल स्ट्रेस या फिर इमोशनल स्ट्रेस है तो उसका ख्याल रखा जाएगा, कोई स्पिरिचुअल स्ट्रेस है तो उसका ख्याल रखा जाएगा. इन सब चीजों का ख्याल रखा जाएगा सो दैट ये उनकी जो बचा हुआ जीवन रहेगा वो पेनलेस हो और आराम से वो जो है नेक्स्ट वर्ल्ड में जा सके. ठीक है, तो आई होप दैट आई हैव explained it properly to you. अगर आपके पास में कोई suggestions होंगे, कोई questions होंगे, so please post those suggestions and comments, suggestions and other things. अगर आपके पास में कोई क्वेश्चंस होंगे, सजेशंस होंगे, तो प्लीज पोस्ट दोस सजेशंस एंड क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू दोस क्वेश्चंस एंड सजेशंस. और हमारा बैच चालू होने वाला है अप्रैल में, मिड अप्रैल में, बहुत जल्दी ही. उसके लिए भी मैं आपको डिटेल्स दूंगा. बट आपको और कोई डिटेल चाहिए हो तो यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें भी और डिस्क्रिप्शन में भी. आप इन नंबर्स पे कॉल करके बाकी डिटेल्स भी ले सकते हैं. ठीक है, आई होप द सेशन वाज गुड.
I am open to feedbacks. Please let me know how you like the sessions in the comment section, and I will see you in the next class. Thank you.